राइट, नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आपका सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, दुनिया एक बार फिर से एक बड़े जो वॉर है, उसकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है और जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स और इज़राइल मिलकर ईरान के खिलाफ कभी भी मिलिट्री कैंपेन शुरू कर सकते हैं और ये बहुत लंबा समय इसको नहीं लगने वाला है, हफ्ते और महीने और दिन नहीं लगने वाले, बल्कि कभी भी ऐसा कुछ हो सकता है और 150 से ज़्यादा जो यूएस मिलिट्री कार्गो फ्लाइट्स हैं, वो ऑलरेडी वेपन और एम्यूनिशन के साथ मिडल ईस्ट पहुँच चुकी हैं और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, डज़न्स वॉरशिप और हंड्रेड्स ऑफ फाइटर जेट्स और जो 24 घंटे हैं उसके अंदर 50 एडवांस जेट डिप्लॉय किए गए। सवाल ये नहीं है कि ये डिटरेंस है या फिर हम इसको कहेंगे कि क्या एक काउंटडाउन है। अब इस सब के बाद क्या कुछ हालात होने वाले हैं, मिडल ईस्ट एक बार फिर से और ज़्यादा दहकने वाला है और कई सारे एक्सपर्ट्स ने पहले ही दावा किया था कि मिडल ईस्ट में हालात और ज़्यादा भड़क सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि जेनेवा में जो टॉक्स हैं, वो एक तरह से फेल्ड हो चुकी हैं। उसके बाद अब एस्केलेशन जो है, वो होता हुआ नज़र आ रहा है। कभी भी हालात बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, क्या इसको कहा जाए, क्या डिप्लोमेसी सिर्फ मतलब कवर है, जब हम कहें कि जो बैटलफील्ड में ऑलरेडी इतनी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो जो बातचीत का दौर है उसको मतलब एक मतलब मात्र सिर्फ कहने भर के लिए? देखिए, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अमेरिका के साथ बहुत सारे जो पीस प्रपोजल्स है उसके ऊपर डिस्कशन किया है। एक तरह से ईरान जो है वो जानता है कि अगर नेक्स्ट टाइम जो बम्बार्डिंग लास्ट टाइम जैसे हुई, तो ईरान के अंदर खमेनी जो सरकार है उसका जाना लगभग तय है। अब सबसे बड़ी बात है कि वहां पर अमेरिका अपनी शिप्स भेजकर, वॉरशिप्स भेजकर, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है लिंकन और फोर्ड उधर ऑलरेडी प्रोसीड कर चुके हैं। लिंकन उधर ही है और फोर्ड अभी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास है और वो जल्दी मेडिटेरियन में पहुंच जाएगा। और आपने जैसे बताया है कि F-35A, F-16, F-22, F-15 जैसे रैप्टर्स जो है, जो अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं, वो अभी मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। इस ये तो ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बहुत सारे बेसेस हैं, उसके एडिशन में इतने सारे एयरक्राफ्ट जा रहे हैं। 1/3 और अमेरिकन नेवी इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट। तो ईरान को एक तरह से सराउंड करके वहां पर जो अंदेशा लगाया जा रहा है कि उधर बमबारी की जाएगी, भयंकर बमबारी होगी और जिससे ईरानियन जो गवर्नमेंट है वो एक तरह से हिल जाए, उनको सत्ता छोड़ के बाहर जाना पड़े, वैसा वो कुछ करना चाहते हैं। पर ईरान भी जो है वो हार मानने वाला नहीं है। ये वो भी चार देखिए, अभी उन्होंने लाइव ड्रिल्स की है और उधर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को एक तरह से बंद कर दिया है। वहां पर उन्होंने टेम्पररी ब्लॉकेड लगा दिया है और रिपोर्ट्स यहां तक आ रही है कि चाइनीज नेवल शिप्स और रशियन नेवल शिप्स भी कल उनको ज्वाइन करेगी नेवल ड्रिल्स में। तो ये एक अमेरिकन गवर्नमेंट को एक डायरेक्ट वार्निंग है, क्योंकि आप एक चीज देखिए, ईरान को जो है रूस और चीन का डायरेक्ट सपोर्ट बहुत दिनों से मिल रहा है। चीन ने $400 बिलियन की उनके साथ डिफेंस डील, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और एनर्जी डील साइन की है इन 2021। उसके अलावा ईरान जो है उसने रशिया को यूक्रेन वॉर के समय ड्रोन्स दिया था। $3 बिलियन का उन्होंने ड्रोन्स बेचा था। तो रशिया भूला नहीं है वो सब चीज। तो रशिया ने भी अभी जिस हिसाब से न्यूज आई है, J-20 फाइटर जेट्स जो हैं वो ईरान को, चाइना ने ईरान को J-20 फाइटर जेट्स दे दिए हैं। अब ये इसकी पुष्टि अभी तक हुई नहीं है, पर अंदेशा लगाया जा रहा है। इस बार जो युद्ध होगा, इट विल बी इजराइल एंड अमेरिका वर्सेस ईरान, रशिया या चाइना। क्या ये वर्ल्ड उसके लिए तैयार है, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए कि जो पीस टॉक्स हुई थी, ईरान ने ऑफर कर दिया था कि वो अपना एनरिच यूरेनियम जो है रशिया के हवाले कर देगा, पर अमेरिका ने उनके ऊपर ये भी बोला कि आपने अपनी मिसाइल्स जो हैं वो प्रोग्राम भी बंद करिए। ईरान इसके लिए रेडी नहीं था।
क्योंकि ईरान को मालूम है अगर उसने अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दिया तो इजराइल उसको कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। अभी मिडिल ईस्ट में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिससे इजराइल अपने आप को थ्रेटन फील कर रहा है। ईरान का प्रॉब्लम तो है ही, उसके साथ यूएस, जैसे यूएस अभी मिडिल ईस्ट से निकल रहा है, सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान का अलायंस भी जो सुन्नी अलायंस है उससे भी वो डरा हुआ है। अब एक तरह से ईरान के ऊपर बमबारी करके वो इस अलायंस के ऊपर भी एक मैसेज भेजना चाहता है कि इजराइल जो है 1967 वॉर से वो अभी तक भूला नहीं है और वो वापस वैसा वॉर वापस वो लड़ भी सकता है, अकेला रह के भी वो मिडिल ईस्ट में अरेबिक कंट्रीज के साथ लड़ सकता है। ये एक चेतावनी देना चाहता है इजराइल, एक स्टेटमेंट करना चाहता है। और उसमें भी जो जितने भी एलाइज है जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन हैं, उनको भी बताना चाहता है कि अमेरिका जब टाइम आएगा वो उनके साथ रहेगा। ये एक तरह से स्टेटमेंट मेक करना चाहता है इजराइल और इसी के लिए ये बिल्डअप हो रहा है। एक चीज देखिए, इजराइल जो ईरान है वो चाइना को डिस्काउंटेड इरानियन क्रूड ऑयल बेचता जा रहा है। और अंबर जी आप ये देखिए कि अब जैसे वेनेजुएला के अंदर वहां पर मदुरो को एक्सट्रैक्ट किया गया था, किडनैप किया गया था, वैसे ही खमेनी को भी हटाने की साजिश कर रही है। और ईरान के अंदर वहां पर जो मोनार्क है उसको वापस बहाल करके देश के अंदर अमेरिकन कंट्रोल सरकार को लेके आना चाहते हैं ताकि ऑयल लॉबी पर अमेरिकन फर्म्स का कंट्रोल रहे। अभी क्या हो रहा है, लेकिन उमेश जी, अब मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल कभी भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो यूएई और जो कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो नहीं चाहते कि इस तरह से ईरान पे अटैक हो। लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता है तो क्या जो हम ये कह सकते हैं कि रीजनल वॉर बनने का अंदेशा है और जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो यूनाइट हो सकता है? देखिए मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम वर्ल्ड अभी अपने आप को किसी वॉर के अंदर डालना चाहेगा। सिंबॉलिकली वो एक तरह से प्रोटेस्ट करेंगे, वो अपनी एयरफील्ड्स नहीं देने वाले। बट अमेरिका जो है वो किसी की सुनने वाला नहीं है, उसको जब एयरफील्ड यूज करना है वो यूज करेगा भी। सबको मालूम है अमेरिका अपना इंटरेस्ट पहले देखता है, अपने एलाइज के इंटरेस्ट से उसे कोई मतलब नहीं है। और आप ये भी देखिए कि जो ये मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट के अंदर ओपेक कंट्रीज का ब्लॉक है और सऊदी अरेबिया इसका हेड है। सऊदी अरेबिया अभी जो युआन के अंदर ऑयल का ट्रेड कर रहा है, तो पेट्रो डॉलर अरेंजमेंट था उसको अभी पेट्रो यॉन में वो कन्वर्ट करता जा रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि पेट्रो यॉन का जो ट्रेड है वो बढ़े। आज ऐसा है कि 20% ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी ट्रेड इज हैपनिंग इन पेट्रो यॉन, पेट्रो रूबल और पेट्रो रूपी और पेट्रो दिरहम्स, ऐसा कुछ मल्टीपल करेंसी आ गए हैं। अब अमेरिका को समझ में आ गया अगर इस चीज को रोका नहीं गया अल्टीमेटली इट विल थ्रेटन डॉलर। इसके लिए वो जितने भी चाइनीज सप्लाईज हैं, चाइना फंडेड गवर्नमेंट्स हैं, चाइना के समर्थित गवर्नमेंट्स हैं, उन सबको वो हटा रहा है बाय फोर्स, बाय टैरिफ, बाय सैंक्शंस, या उनके ऊपर कुछ भी तरीके से, मतलब प्रेशर टैक्टिक्स, या उनकी उनकी शिप्स कन्फिस्केट कर रहा है। इनफैक्ट कल ही भारत ने 3 इरानियन शिप्स को कन्फिस्केट किया था। बताया जा रहा है कि वो जो इरानियन ऑयल है, वो क्रूड ऑयल है, वो पाकिस्तान जा रहा था। तो ये सब चीज बताता है कि अमेरिका जो है अभी वो ईरान को एक तरह से अपने इन्फ्लुएंस में लेके आना चाहता है और वो वहां पर खमेनी सरकार को हटाकर वहां पर मोनार्की एस्टेब्लिश करेगा, जिससे मिडिल ईस्ट का जो क्रूड ऑयल है उसमें उसका वर्चस्व बना रहेगा। सऊदी को वो चैलेंज कर पाएगा, सऊदी को भी अमेरिका के हिसाब से मना सकता है। तो ये एक प्रेशर पॉइंट्स करना चाहता है। इसी के लिए आप देखिए सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन, यूएई जो है वो अभी अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं, पर उन्होंने न्यूट्रल स्टैंड अपनाया, उनका अपोज भी नहीं कर रहे। तो ये चीज बताता है कि अमेरिका जो है वहां पर रेजिम चेंज करा के ही मानेगा
और उधर आप ये भी देखेंगे कि ये जो वॉर होने वाला है उसके अंदर चाइना और रशिया लास्ट मोमेंट पे ईरान को धोखा देने वाले हैं। ये बहुत पॉसिबिलिटी लग रहा है, क्योंकि एक चीज है कि जो अमेरिका के सामने ईरान के लिए चाइना और रशिया अमेरिका से पंगा लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो ईरान में जो लॉस उनको होने वाला है वो बहुत कम है, रादर देन गेटिंग इनटू अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद अमेरिका एट दिस मोमेंट। ओके, लेकिन उमेश जी, हम अगर एक बात यहाँ पे ये समझने की कोशिश करें कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उस जैसे पॉइंट पर, जिसको हम कहते हैं कि ऑयल का जो चोक पॉइंट है, उसके ऊपर अगर इस तरह से टेंशन वापस हम होते हुए देखते हैं, तो क्योंकि हमने पहले ही कई सारे कॉन्फ्लिक्ट से देखे हैं कि वर्षों से चल रहे हैं, जो ग्लोबल इकोनॉमी है पहले ही काफी उस चीज से गुजर रही है, ऐसे में एक और इस तरह का डेवलपमेंट क्या ग्लोबल इकोनॉमी को नहीं हिला देगा? देखिए, 20% जो वर्ल्ड का जो आउटपुट होता है, ऑयल का आउटपुट, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के जाता है। एनी एस्केलेशन यहाँ पर होता है तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। आज वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला ऑयल का जो देश है वो अमेरिका है, उसके बाद रशिया है, फिर सऊदी अरेबिया है। आप देखिए, सऊदी अरेबिया ओपेक का चीफ है, रशिया वो भी लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है, अमेरिका भी वही है। अगर एनर्जी प्राइसेस बढ़ते हैं, फायदा डायरेक्टली अमेरिका को होगा, डायरेक्ट होगा रशिया को, डायरेक्ट होगा सऊदी अरेबिया और जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। तो अगर प्राइस बढ़ते हैं तो इन लोगों को फायदा ही है। तो ये एक तरह से स्ट्रेटेजिकली वो लिप सर्विस देंगे, जो अमेरिका को पब्लिकली कंडेम करेंगे, प्राइवेटली सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसमें उनको फायदा है। नुकसान किसको है? नुकसान है भारत को, नुकसान है चीन को, क्योंकि वी आर हेविली इंडिपेंडेंट ऑन इंपोर्टेड क्रूड ऑयल। इंडिया अपना 89% जो क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स है वो इंपोर्ट करता है। अभी भी आज की डेट में हम 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम अब्रॉड। $100 बिलियन का हमारा इंपोर्ट बिल है क्रूड ऑयल का। तो ये इसके जो ये शॉक आएगा, ये एक तरह से भारत की इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, चाइनीज इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, जो इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तो इसमें मेरा ये मानना है कि अगर कुछ होता है ईरान के अंदर और उसके कारण ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, तो रशिया बहुत खुश होने वाला है, सऊदी खुश होने वाला है। तो अगर उनको फायदा है तो व्हाई विल दे अपोज इट? मैं यही तो आपको बता रहा हूं कि इस टाइम पे जो कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा ईरान के साथ, रशिया सिर्फ सिंबॉलिकली अपोज करेगा, इनहेरेंटली वो ट्रम्प का सपोर्ट ही कर रहा है। लेकिन उमेश जी, रशिया ईरान जो नेवल ड्रिल हो रहा है, उसको ईरानियन मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया है कि थर्सडे को ये नेवल ड्रिल होने वाला है। तो इसको कोइंसिडेंस कहें या स्ट्रेटेजिक वार्निंग, या फिर ये कहें कि इसके पीछे और कोई बड़ा ही खेल चल रहा है? देखिए, रशिया भी अपना प्रेजेंस दिखाना चाहता है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो वहां पर वो अपनी शिप्स भेजेगा फॉर अ टोकन प्रेजेंस। मैं ये बता रहा था कि पब्लिकली जो ऑप्टिक्स के लिए रशिया अपोज करेगा, पर साइलेंटली वो चुप रहने वाला है, क्योंकि उसको भी मालूम है अगर एनर्जी का प्राइसेस बढ़ते हैं उसमें उसको फायदा है। और वो जो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल है जो चाइना ले रहा है, रशिया नहीं चाहता उसको देने के लिए। इसके लिए कुछ दिन पहले जो एक मेमो लीक हुआ था जिसमें बताया है कि रशिया वापस डॉलर डिनोमिनेटेड सिस्टम में ज्वाइन करना चाहता है, डॉलर के अंदर वो सारे ट्रेड्स करना चाहता है, ताकि वो डिस्काउंटेड ऑयल जो अभी बिक रहा है चाइना को और इंडिया को, वो बंद कर सके और वो ग्लोबल सिस्टम में इंटीग्रेट होना चाहता है। अब सबसे बड़ी बात है कि रशिया और यूक्रेन वॉर के लिए जेलेंस्की को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। तो ये चीज दर्शाता है कि यूक्रेन वॉर जल्दी से बंद हो जाता है, और वर्ल्ड के अंदर कोविड के बाद कंटिन्यूसली आप देखिए कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट एक तरह से इग्नाइट होता जा रहा है। ये भी कॉन्फ्लिक्ट ऐसा ही इग्नाइट होने वाला है और अपने दम पे अपने हिसाब से बंद हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि इसराइल एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशर करेगा
कि आप ये बम्बार्डमेंट करिए, क्योंकि कुछ दिन पहले फाइल्स भी उन्होंने रिलीज की थी, जिस हिसाब से सिर्फ टेक्स्ट रिलीज किया है, और बताया जाता है कि उनके ऊपर वो उनके ऊपर दबाव गिर रहे हैं कि अगर आपने स्ट्राइक्स नहीं किए तो हम फोटोग्राफ्स भी रिलीज कर देंगे। तो ये एक चीज बताता है कि इसराइल जो है इट इज कंट्रोलिंग ऑल द चिप्स इन द मिडिल ईस्ट, और वो अमेरिका को फोर्स करेगा वो उसके लिए बमबारी करे और ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन करके वहां पर एक तरह से अमेरिकन कंप्लायंट जो मोनार्क है उसको बैठाकर एक तरह से इसराइल का डोमिनेंस मिडिल ईस्ट में बढ़ाना चाहता है। और ये पॉसिबिलिटी सऊदी, टर्की और पाकिस्तान अलायंस को एक चेतावनी भी देना चाहता है कि इसराइल के अगेंस्ट कुछ ना करे। अभी टर्की के अगेंस्ट आप ये देखिए कि मेडिटेरियन के अंदर इसराइल कॉर्ड बना रहा है वहां पर, जिसमें वो साइप्रस और ग्रीस के साथ मिलके टर्की के अगेंस्ट एक मेडिटेरियन स्क्वाड भी बना रहा है। तो ये सब चीज बताता है कि इसराइल जो है मेडिटेरियन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और ये जो बाबरदाबाद पोर्ट है उसके ऊपर अपनी पकड़ मेंटेन करना चाहता है। इसराइल ने अभी एक चीज किया है कि वहां पर सोमालीलैंड जो है उसको उसने एक तरह से उसने जो सोमालीलैंड है उस पर भी उसने उसको रिकग्निशन दे दिया है, और बताया जाता है कि सोमालीलैंड को रिकग्निशन देकर इसराइल जो है वो अपनी जो नेवल प्रेजेंस है सोमालीलैंड में भी बढ़ा रहा है और सोमालिया को प्रमोट कर रहा है टर्की। तो ये एक तरह से जियोपॉलिटिकल एक तरह से टसल चल रहा है बिटवीन इसराइल एंड टर्की इन द मेडिटेरियन, इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो उसके ऊपर ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स चल रहा है, मतलब बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है मिडिल ईस्ट का, किसी के भी की बात नहीं है समझने का। बिल्कुल, लेकिन हमेशा मैं आपसे क्विकली एक बात और जानना चाहती हूँ, ये कि जिस तरह के हम हालात देख रहे हैं और एक एस्केलेशन ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, तो क्या एक बार फिर से हमें इराक स्टाइल एस्केलेशन यहाँ पर नजर आने वाला है? देखिए, एस्केलेशन तो कंफर्म नजर आ रहा है, और मोदी जी जो है 25 और 26 तारीख को वो जाने वाले हैं। तो मोस्टली आज जो है अगर देखा जाए वीकेंड के टाइम पे, जनरली फ्राइडे को चालू होता है, कोई भी वॉर अमेरिका करता है वो फ्राइडे नाइट को करता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो वी कैन सी सम मिलिट्री एक्शन हैपनिंग दिस फ्राइडे नाइट, ये मुझे लग रहा है। ओके। बिल्कुल, और जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे तो साफ प्रतीत हो रहा है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, और इतिहास ये बात बताता है, इतिहास इस बात का गवाह है कि वॉर्स जो है वो अनाउंसमेंट से नहीं बल्कि डिप्लॉयमेंट से शुरू होते हैं, और जब करियर से लेकर सबमरीन और स्टेल्थ फाइटर्स ऑलरेडी पोजीशन हो तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ये समझ जाइए। और अब ये दुनिया देखेगी कि यहाँ पर जीत किसकी होगी, डिप्लोमेसी या फिर मिसाइल्स की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमेश जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका।